नमस्कार। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है क्या ये? क्यों कह रहे हैं हम ये बात? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उग्र होकर के बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, लेकिन वो तरीका गलत है। ऐसे आप सवाल नहीं पूछ सकते कि आप नुकसान पहुंचाएं देश का, देश की संपत्ति का। लेकिन जो बात छन करके निकल के आ रही है, और खास तौर से तब जब सरकार ने खुद कुछ बदलाव किए अपनी स्कीम में, अपनी योजना में, तो क्या सुधार में सुधार की जरूरत पड़ रही है? और अगर ऐसा है तो क्या ये सवाल नहीं उठेंगे कि फिर आपने ठीक से सोचा था जब आप इसको लॉन्च कर रहे थे? आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि आर्मी ने क्या कहा। दरअसल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि क्या स्थिति कैसी है। सेना को यंग बनाने का लक्ष्य है, ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का कहना। आप एडिशनल सेक्रेटरी हैं डीएमए के, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। रिफॉर्म लंबे समय से लंबित था। सन 89 में बदलाव की मांग उठी थी। हमें यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। 2 साल अध्ययन पर स्कीम तैयार हुई है। बाहर के देशों की भी स्टडी की गई है। भर्ती होने के तरीके देखे गए। युवाओं में जोश और जुनून ज्यादा होता है। जोश और जुनून के साथ होश जरूरी है। अग्निवीरों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। देश के लिए बलिदान पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 10% आरक्षण रक्षा मंत्रालय के 16 पीएसयूज में होगा। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल में 10% आरक्षण होगा। बच्चों को उकसाया जा रहा है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उकसाया है इनको। पुलिस वेरिफिकेशन सबका होने वाला है, यानी कि जो पाए गए जिनके खिलाफ एफआईआर है उनके खिलाफ एक्शन होगा। एक बड़ा आरोप लगाया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वालों ने उकसाया। लेकिन इस सबके बीच में राजनीति अपने आप को क्या पाती है? देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि कुछ लोग हैं राजनीतिक रूप से इसका विरोध कर रहे हैं, और कुछ हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि राजनीतिक कारणों की वजह से, क्योंकि उन्हीं की सरकार ये लेकर के आई है, तो वो इसके फायदे गिना रहे हैं। अब कुछ फायदे गिनाते गिनाते ऐसी बात बोल गए कुछ नेता जो शर्मनाक ही कहा जा सकता है। एक बयान पर बवाल मचा। 19 जून 2022 को एक बयान ये दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, और उन्होंने क्या कहा, इसको फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखनी पड़े तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूं। अब सवाल पर बवाल मचना ही था कि मतलब इसलिए लोग अग्निपथ और अग्निवीर बने कि चलें बीजेपी ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। ये किसके जीवन का लक्ष्य होता है कि मैं बीजेपी का सिक्योरिटी गार्ड बनूंगा? बयान पर बवाल मचा 20 जून 2022 को। टूलकिट गिरोह से जुड़े लोगों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के कर्मचारियों का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के कर्मवीरों का अपमान होगा। यह बयान था कैलाश विजयवर्गीय का। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर विपक्षी दल के नेता हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बोला है कि देश के युवाओं और सेना के जवानों का इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौज में जाकर पूरा जीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड लग जाएं। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना है कि कैलाश विजयवर्गीय की उन्होंने तीखी आलोचना की, और उन्होंने कहा कि क्या भारतीय फौजी होने का गौरव अब भाजपा कार्यालय के चौकीदार होने के बराबर है? कैलाश जी, आपने सेना पर राजनीति तो बहुत की, पर आप देशभक्ति की उस पवित्र भावना को कभी नहीं समझ सके जो उस युवा के रक्त में बह रही है, जो फौज में भर्ती होने के लिए सुबह 4 बजे दौड़ कसरत पर निकलता है। अब अग्निपथ पर सियासी बयान बहुत आए हैं। योजना लाने के बाद कुछ घंटे भीतर हुए संशोधन दर्शाते हैं कि संभवतः इसे बनाने या बनाते समय सभी बिंदुओं को ध्यान से नहीं देखा गया। ये कौन बोल रहे हैं? वरुण गांधी। कौन सी पार्टी के हैं? बीजेपी। बहाली, अनुबंध एवं नाम अग्निवीर, इस स्लोगनवीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? यह बोलना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का।
अग्निपथ योजना अगर न्याय संगत है तो इसमें ठेके पर अफसरों की भर्ती क्यों नहीं होती, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। उनका यह कहना है कि फिर आप सिपाही क्यों भर्ती कर रहे हैं, ऑफिसर्स भी भर्ती कीजिए 4 साल के लिए। उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात मनानी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा, यह राहुल गांधी का कहना है। सरकार की नीयत को पहचानिए, यह स्कीम देश को खत्म कर देगी, ये प्रियंका गांधी का कहना है। अब आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल का एक और बयान। उन्होंने कहा युवाओं के सपनों को 4 साल में बांध कर मत रखिए। एक और बयान है, अग्निपथ इतना अच्छा है तो एमएलए एमपी के बच्चों से भी कराओ 4-4 साल की नौकरी, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल है वो है ये आपके स्क्रीन पर, बवाल का समर्थन, हिंसा का समर्थन कभी नहीं होगा, लेकिन क्या अग्निपथ अब दे रहा है अपनी अग्नि परीक्षा। एक ओर भारत बंद है और दूसरी ओर तर्क और कुतर्क है। भाजपा दफ्तर में अग्निवीरों से चौकीदारी, क्या ऐसे करेंगे अग्निवीरों का सम्मान? एक सवाल और भी आया, जीएसटी, नोटबंदी, किसान कानून और अब ये, क्या हर बार बदलाव को सुधार मान लेना उचित होता है या प्रक्रिया यही पालन की जाती है कि पहले कुछ बदलाव कर दो, उसको सुधार बोल दो और उसके बाद फिर उस सुधार में सुधार करते रहो? तो सवाल हमारा यही है, क्या इस सुधार को सुधार की जरूरत है? आइए शुरू करते हैं अपनी बहस। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का जो हमारे साथ एक एक करके अब जुड़ रहे हैं। संजय झा, पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, राजनीतिक विश्लेषक। शांत प्रकाश जाटव, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। और डॉक्टर विजय जौली, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं विंग कमांडर आचार्य आपके साथ शुरू करना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हिंसा का समर्थन ना तो कभी होगा और ना ही कभी होना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से, लेकिन जो मूल प्रश्न यहां पर है वो है इस स्कीम का आना और उस पर बवाल मचना, उस पर नाराजगी होना और उसके बाद उसमें कुछ सुधार होना। तो आपको लगता है कि ये स्कीम ठीक है, योजना ठीक है, बस इसमें और सुधार की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि ये होना ही नहीं चाहिए था? आपका शीर्षक था अग्निपथ की अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा तो ऐसी चीज की होती है जो किसी पवित्रता से बनी हो। यहाँ हमारी सेना के साथ बहुत बड़ा एक तरह से खिलवाड़ कहूंगी मैं, क्योंकि ये नीति सेना ने नहीं बनाई है। मैं इतने साल 25 साल रही हूँ आर्म फोर्सेस में। हमारी जो भी एसओपी बनती है, एक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 6 सिग्मा जैसा होता है, उसमें गुंजाइश ही नहीं होती। हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, हम उसके ऊपर हर तरह का प्रॉस एंड कॉन्स चेक करते हैं, सब चेक करते हैं। तो ये जो स्कीम है ये हमारी सेना के लोगों ने नहीं बनाई है, इसलिए ये राजनीतिक निर्णय है। ऐसा कैसे कह रही हैं आप? है ही नहीं, क्योंकि सारे सेना के अफसर सामने आए थे। विंग कमांडर आचार्य, उनका ये कहना था कि हम 1989 से इसकी डिमांड कर रहे हैं। संकेत जी देखिए, सेना में लगातार परिवर्तन होते हैं। मेरा इस समय एयरफोर्स की पूर्व अधिकारी होना भी एक परिवर्तन का ही नतीजा है। हमारे यहाँ अलग अलग कोर्सेज में हम उसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन उन सब में ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहते हैं, तो उसमें कभी किसी तरह से इस तरह से बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हम हर चीज को शुरू में ही तौल लेते हैं, हमारा प्लान ए और प्लान बी तक एक बराबर बढ़िया होता है। तो ये एक राजनीतिक निर्णय है, पहली बात। दूसरी बात, जो भर्तियां हो चुकी थी जिनके केवल कॉल लेटर आने, आपने उनके सामने से थाली खींच ली। अभी मैं जिस जगह हूं वहां से थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले वो परीक्षार्थी वो निकले हैं जिन्होंने वायुसेना का और सेना का एग्जाम क्लियर कर लिया था, पैदल जा रहे हैं वो दिल्ली तक। आपके चैनल ने उनकी कवर की थी खबर। तो ये जब देखते हैं हम कि वो लोग ये पूछने जा रहे हैं कि भाई हमने क्या गलत किया था, हम तो सब कुछ पास करके बैठे, हमें तो कॉल लेटर ही भेजना था, तो ये 4 साल का क्यों? और अगर आपने एक आनंद महिंद्रा जो एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी अगर आज ने ट्वीट देखी हो आपने, तो उस ट्वीट में लिखा है कि हम इन लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर में इनके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देंगे और हम इनको काफी काम देंगे। यानी सरकारी खर्च पर आप हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से ऐसे लोग तैयार करेंगे 4 साल में जिनको आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में लगाना है। क्या समझा जाए?
ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। ये वाटरमेलन थ्योरी की तरह हमारे सेना के लोगों से जो मार्केटिंग कराई जा रही है, शर्मिंदा हूं मैं उससे। और मुझे कोई उस वाले गड्ढे में डालने की कोशिश नहीं करे कि ये सेना पर उंगली उठा रही है, बिल्कुल नहीं उठा सकती। मेरे खून में सेना दौड़ती है, इस तरह की बात सुनूंगी भी नहीं मैं। लेकिन सेना को इतना शर्मिंदा किसी ने नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको नहीं पता है क्या चल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूरे मध्य प्रदेश में मैं देख रही हूं आ रहा है कि सेना के जनरल अड़े हुए हैं स्कीम पर। नरेंद्र मोदी जी शायद उन्हें मनाएंगे। सरकार क्या जाने, सरकार तो वही करती है जो सेना के अधिकारी कह देते हैं। आप बताइए हम किस तरह से हम सेना को कहां खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि राजनीतिक स्टंट है ये स्कीम। डॉक्टर विजय जॉली, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान जिसमें वो कहते हैं कि मैं सबसे पहली प्राथमिकता अग्निवीर को दूंगा बीजेपी ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड बनने का। मुझे आप ये बताइए कि किस आदमी के जीवन का लक्ष्य और सपना होता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड लग जाए? कौन जो है, कौन सा ऐसा लड़का होगा जो कि पूरी अभ्यास करके और तैयारी करके और उसके बाद ये चाहेगा कि 4 साल में वो सिक्योरिटी गार्ड बने? ये किसके जीवन की अभिलाषा होती है कि मैं बीजेपी में सिक्योरिटी गार्ड बन जाऊं? योजना पर विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है और एक किसी भारतीय जनता पार्टी के एक वक्तव्य को तोड़कर मरोड़कर जिस ढंग से, अरे डॉक्टर विजय जॉली इतने बड़े नेता हैं वो, ऊपर जिसका अनुवाद किया जा रहा है, मुझे लगता है कैलाश विजयवर्गीय स्वयं सशक्त हैं इन निराधार बातों को सिरे से खारिज करने के नहीं, उन्होंने ये चीज बोली थी कि नहीं, को गुमराह किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं है कि अग्निपथ योजना सर्वहितकारी व क्रांतिकारी है और इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुखों को मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 46,000 नौजवानों की 4 साल के लिए भर्तियां होंगी, 30 से 40,000 रुपया प्रति माह वेतन मिलेगा और प्रधानमंत्री ने खुद पिछले दिनों में सभी मंत्रालयों की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के आंकड़े थे उनको विदित करते हुए ये घोषणा की थी कि 2000 जी विजय जॉली जी, इसी से संबंधित जरा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए थोड़ी बहुत नौजवानों थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं, हम रोजगार देंगे, थोड़ी बहुत जानकारी हम भी रखते हैं। इस सिलसिले में आपसे एक सवाल पूछ दें। सवाल ये है कि अभी आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज यानी कि रिक्त पद 87 लाख हैं, 87 लाख वैकेंसीज। आपका वादा था 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष और यहां पर सिर्फ 10 लाख रोजगार की बात हो रही है। चलिए जितना भी हो अच्छा है। 10 लाख रोजगार 2024 तक सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सृजन करने की बात है और उसकी पहली कड़ी के अंदर रिक्त पद अकेले 85 लाख से ज्यादा हैं जॉली जी। और उसके ऊपर ये बवाल, क्या कोई ऐसा नौजवान है जो 4 साल के बाद जिसको 8 लाख रुपए की बचत होगी और 12 लाख रुपया केंद्र अग्निवीरों को देगी, यानी कि 20 लाख रुपया अग्निवीरों को 23 साल के। मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूं श्याम प्रकाश जाटव जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। घोषणा गलत, ऐसी फिर देखिए, चाहे जीएसटी हो, किसान कानून हो या फिर नोटबंदी हो, हमने अक्सर देखा है कि फैसला एक झटके में हो जाता है और उसके बाद पूरी कवायद शुरू होती है लोगों को समझाने की कि इसमें इतनी खूबियां हैं, इसमें सुरखाब के पर लगे हैं, ये इतनी गजब की चीज है कि बताओ जीवन बदल जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि बार बार, एक सेकंड, मेरा सवाल श्याम प्रकाश जाटव जी के लिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसको राजनीति से प्रेरित होकर टीवी की डिबेट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाए। भारतीय जनता मजदूर संघ के श्याम प्रकाश जाटव जी भी हमारे साथ योजना लाकर 46,000 नौजवानों को रोजगार देना, मेरा ये कहना है कि ये नहीं जॉली जी, ऐसा है श्याम प्रकाश जाटव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है बार बार सरकार इस सवाल के घेरे में आती है कि आप कोई अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं
उसके बाद ये बताते हैं तो कई दशकों से इसकी मांग चल रही थी, इतना सोचा गया था इसके बारे में, एकदम से फैसला आता है, उसके बाद बवाल मचता है और फिर उस फैसले में धीरे 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 करके थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, फिर उसके बाद उस फैसले को लेकर के जनता में एक संदेश देने की कोशिश की जाती है, उसके लाभ गिनाए जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक आदर्श रूप से यह सारा काम पहले होना चाहिए, उसके बाद आप कोई नई योजना लाइए? संकेत जी, मैं आपको सुरक्षा बलों को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जी सर। 1946-47 एक्ट, उसके मुताबिक एक होमगार्ड जो हमारे देश के अंदर जो गृह रक्षक हैं उनको नियुक्त किया गया। वो 1946-47 से आज तक वो परमानेंट नहीं हुए हैं, आज भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। ना उनको किसी तरीके का प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना उनको इंश्योरेंस मिलता है, और वो लोग तमाम सैनिक ट्रेनिंग लेने के बाद देश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और उनका मानदेय भी जो है संकेत जी महज 500, 700 और 900 रुपए के लगभग प्रतिदिन का है। पॉइंट क्या है जाटव जी? सुबह मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने सुरक्षा बलों को कितना मान दिया, उसमें एक उदाहरण ये जो होमगार्ड आज जो भटक रहा है परमानेंट होने के लिए। नहीं बिल्कुल, मैं आपके होमगार्ड की जो आप व्यथा गिना रहे हैं वो तो हम लोगों से छुपा नहीं है, हम देखते हैं यूपी में सड़कों पर बेचारों की क्या स्थिति है, हम जानते हैं, लेकिन उसका अग्निवीरों के उससे क्या कंपैरिजन? वो भी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो भी वीर हैं, मगर यहाँ अग्निवीर का जो विषय है इसमें जिस तरीके की जो बातें उठ रही हैं, देखिए क्या मैं अभी हमारी बहन कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस प्रकार की परंपरा या नियुक्तियां जो है केवल भारत में हो रही हैं, क्या अमेरिका में नहीं है, क्या इजराइल में नहीं है, क्या चाइना में नहीं है? जो लोग हैं वो अपना समय काल पूरा करने के बाद में, जाटव जी ऐसा है ना, तो ये देश अमेरिका है ना ये देश कोई और देश है ना, इस देश की अपनी कुछ परिस्थितियां हैं। संकेत जी, हम बेस्ट मॉडल दूसरों से ले सकते हैं, लेकिन वो हमें सूट करता है या नहीं ये तो हम ही तय करेंगे ना। वो नहीं, हम नहीं, समय तय करेगा। अभी हमने ये मॉडल लिया है, अभी इसमें कई सुधार की गुंजाइशें हैं। जीएसटी में 100 से ज्यादा सुधार हुए, आज सबसे ज्यादा हम जीएसटी कलेक्शन कर रहे हैं। हाँ। ठीक उसी तरीके से हम अग्निवीर, नहीं, मेरा सवाल यही है। मैं अब संजय झा के पास जाना चाहता हूं। संजय झा, आपको लगता है कि ये अब एक फॉर्मेट बन गया है कि पहले देते संकेत जी थोड़ा आधा मिनट और कि जब हम इसमें जो सुधार की गुंजाइशें रहेंगी, हम उन सुधारों के बाद जो पूरे देश को, अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि 80-85 लाख हमारे वैकेंसियां हैं, उसमें हम शुरुआत तो कर रहे हैं ना, अच्छी शुरुआत है, इसका सबको समर्थन देना चाहिए। जो सुझाव भाई 10 लाख नौकरियां भरना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, ये तो मैं मानता हूं। कहीं ना शुरुआत तो होगी। जी संजय झा, मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल ये है, आप देखिए, आपको लगता है ये एक मेथड सा बन गया है, एक प्रक्रिया सी बन गई है कि पहले एक झटके से कोई चीज लाओ, उसके बाद फिर उस पर जो भी होगा, बवाल होगा या लोग जो बात करेंगे, उसके बाद उसमें आप धीरे धीरे चेंजेस लाओ। अब बदलाव करना या सुधार में सुधार करना, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। अब विजय जौली और शांत प्रकाश जाटव जी मुझे बोलेंगे देखो कितनी संवेदनशील सरकार है, लोग कहते हैं तो हम तुरंत सुनते हैं और बदलाव करते हैं। और दूसरा तरीका देखने का यह है कि आप क्योंकि झटके में लाए, इस वजह से आपने ये चेक्स और बैलेंसेस पहले नहीं किए, वक्त रहते कर लेते तो आज इस तरीके के आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। संजय झा, देखिए संकेत जी, ये विषय काफी गंभीर है और मैं यहां पर सिर्फ 2-3 चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में अहंकार और घमंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये लोग चुनाव जीते हैं, ये बात को कोई नकारेगा नहीं, लेकिन इनको लगता है कि अब तो यहाँ 50 साल तक इनको कोई हरा ही नहीं सकता है। अमित शाह बोल रहे हैं कि हम तो 100 साल तक रहेंगे, तो इनके दिमाग में ये भ्रम सा घुस गया है कि हम जो भी कुछ करें, हम चुनाव हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि मोदी जी जाके वहां कुछ भाषण वासन करेंगे और लोग हमको हम भी को वोट करेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा वो गलती कर रहे हैं। भारत की जनता जब बदलती है तो ऐसी बदलती है कि आपके अच्छे काम को भी वो नजरअंदाज कर देंगे। ये आप समझिए, हम कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं और राजनीतिक इतिहास को पढ़िए आप, ये घमंड जो है एक दिन आप ही को चकनाचूर कर देगा।
मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा संकेत जी। ये सब जानते हैं कि ये पेंशन बिल को कम करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि पेंशन बिल यदि बढ़ता रहे तो उस तरीके से आर्म्स में मॉडर्नाइजेशन पर थोड़ा उसमें उपलब्धि लाना मुश्किल होता है। लेकिन यही सरकार है जिन्होंने 3 साल पहले कॉर्पोरेट सेक्टर को 1,45,000 का टैक्स बोनस दिया था। किसी ने मांगा था नहीं, इन्होंने खुद दे दिया था, क्योंकि ये चाहते हैं। नहीं, उस समय तर्क ये दिया गया था कि हमारा कॉर्पोरेट टैक्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसको दुनिया के रेट पे सामान लाने के लिए। मैं तर्क बता रहा हूं। वो गलत बात है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, वो गलत बात है। दूसरी बात सुनिए, 1,45,000 निर्मला सीतारमण ने टैक्स ब्रेक दिया और उन्होंने कहा विकास बढ़ेगा और नौकरी आएगी। कहां गया नौकरी, कहां गया विकास? नहीं संजय जी, देखिए ऐसा है ऑफिशियली, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि पेंशन बिल को कम करने के लिए ऑफिशियली ये बात कहीं नहीं बोली गई है। ये सवाल एनडीटीवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछी भी, और उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना था सेविंग, रक्षा के मामले में हम कभी सेविंग नहीं करेंगे, उल्टे और पैसा लगा देंगे। ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि ये उम्र कम करने की एक प्रक्रिया है। देखिए मैं बताता हूं, एयरफोर्स की हमें उम्र कम करनी है, जोश ज्यादा लाना। संकेत जी सुनिए, राजनीतिक दल में बहुत कम दलों को यह हिम्मत होता है बोलने का कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, और यहां पर यदि भारत के सुपर रिच पर आप टैक्स बढ़ाइए तो ये 1 लाख का पेंशन बिल आराम से 50,000 तक आ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, हम लोग अर्थशास्त्र के हम लोग पढ़े हुए हैं। इट इज नॉट अ बिग डील। आप थोड़ा टैक्स बढ़ाइए, 90% आपके प्रॉब्लम्स वही सॉल्व हो जाएंगे। ये पूरा जो हो रहा है हंगामा, बयानबाजी, ये सब बेकार बात है। दूसरी बात, मोदी जी ने 2014 में क्या कहा था कि हर साल 20 मिलियन नौकरी होगी, मतलब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 8 साल के बाद आपको लगभग 16 करोड़ या 160 मिलियन नौकरी बनाने थे। अब 8 साल के बाद आप बोल रहे हैं 1 मिलियन हम नौकरी लाएंगे, वो भी सरकारी नौकरी। तो देखिए, नौकरी जो है, जब आर्थिक विकास होता है और जब निजी पूंजी, प्राइवेट सेक्टर की पूंजी होती है, वहां पर जाके आपको नौकरियां मिलेंगी। तो आज यदि आप ये जो भी आप प्रदर्शन देख रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं कि जो भी हिंसा हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, परंतु आज ये इसका समाधान सरकार के पास नहीं है। ठीक है, 8 साल तक हम लोग सब विजय जॉली, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, 8 साल का लेखा जोखा लेके बैठे तो फिर वो एक छोटे से कार्यक्रम में उसको नहीं समेट पाएंगे। लेकिन विजय जॉली जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आप, चाहे ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो हों, उनके परिवारजन हों, लोग हों, अब मैं देख रहा हूं सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया हो रही है कि लोगों को समझाना, उनको बताना, इसके लाभ गिनाना, जनता तक ये बात पहुंचाना, करेक्ट? ये सब अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा ये कहना है कि आपको लगता है कि आप ये सब बातें ऐसे बोल करके लोगों को समझा पाएंगे कि देखो 4 साल बाद तुम कहीं गार्ड लग जाओगे, या कहीं आरक्षण पा जाओगे, या कहीं इधर हो जाओगे, उधर हो जाओगे? ये तो ऐसे लग रहा है पूरी तरीके से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल कर लो, फिर कहीं एडजस्ट कर लेंगे। आपको लगता है ये रणनीति ठीक है? एडजस्टमेंट मानसिकता ठीक है? एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा, एक्शन और अनाउंसमेंट जनता उन्मुखी हैं। अगर सीएए बिल लाकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रिलीजियसली जो प्रताड़ित, हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया, उनको मेरी भारत लिस्ट में सीएए तो रह गया था। बात हुई, राजनीति से प्रेरित भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के बीच में एक अफवाह का वातावरण बना दिया गया। ठीक है, सरकार एक पॉलिसी लाती है, उस पॉलिसी के अंदर सूटेबल अमेंडमेंट्स टाइम की प्रक्रिया के साथ आते हैं, और यह भी सच है जब सरकार को योजना लाएगी ही नहीं तो उस पर ना विरोध होगा, ना उसके ऊपर पक्ष होगा। इसलिए सरकार साफ सुथरी मंशा से देश के अंदर नौजवानों को रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाए। फिर ऐसा क्यों होता है कि तपस्या में कमी रह जाती है? आर्मी इज नॉट अ होलसेल ग्राउंड फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइडिंग। नहीं, ये तो मैं आपकी ठीक समझ गया, होलसेल ग्राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, रक्षा करने वाला तंत्र है, समझिए। और ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या 40,000 नौकरियां जिनका सृजन करने की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने या रक्षा मंत्री ने की है, क्या वो इन प्रिंसिपल
आप अपने हाथ पर रखकर, ठीक है, विंग कमांडर आचार्य, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उस पर जाना। हाँ, समय अनुसार अगर उसके अंदर विंग कमांडर आचार्य, आपका जवाब। अमेंडमेंट्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कभी भी कोई भर्ती योजना नहीं है, ऐसा कहना है विजय जोली। देखिए, एक चीज तो यह है कि मोदी जी बोल रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है, सरकार राष्ट्र नहीं है। और इस सेना की, इस सरकार की, बीजेपी की परंपरा रही है कि आर्म फोर्सेस में उसने पहले एडमिरल भागवत को सैक किया, हमारी सीनियोरिटी की परंपरा को तोड़ा और हमारी फाउंडेशन को तोड़ा, और अब हमारा फैब्रिक खराब कर रहे हैं। तो मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा सख्त आपत्ति है। आपने बोला था कि भाजपा के ऑफिस के आगे कौन खड़ा होगा? संघ के लोग खड़े होंगे। संघ के लोग जिनको शाखा जाते हैं, उनके लिए जैसे हिटलर ने एसएस बनाई थी, सालशुद्ध, ऐसा ही बनाने का ये साजिश है। इसका कोई देश की सुरक्षा से ताल्लुक नहीं है। मुझे शर्म आती है कि इन्होंने सेना को ऐसे जगह पे जाके खड़ा कर दिया है जहां पर लोग बाग सेना को ही इसकी जवाबदेही दे रहे हैं। और एक और बात है कि सारे चैनल्स को ये जवाबदारी दी गई है कि आपको, नहीं कह रही हूं मैं, एनडीटीवी का निष्पक्षता जानती हूं, लेकिन बाकी चैनल्स को कि किसी तरह कन्विंस करो। आपको करना ही है, सरकार का ये गलत निर्णय है, आपको कन्विंस ही करना है, और सरकार का है, इसीलिए इसमें पाबंद लग रहे हैं। अगर सेना का निर्णय होता, सेना का कुछ होता, तो इसमें पाबंद नहीं लगते। ठीक है, ठीक है। अब देखना ये है कि आगे चल के, अब देखना ये, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अब देखना ये आगे चल के कहीं ऐसा तो नहीं है कि तपस्या में कमी रह जाएगी। अब ये देखना होगा आज से कुछ महीने बाद, कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या में कमी रह जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है सिद्धू मूसेवाला की मौत को लेकर के, आइए सुनते हैं। सिंडिकेट के मेंबर हैं और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। देखिए, वो AK सीरीज की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से एस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज की थी, और उसकी तो फोरेंसिक्स हो जाएगी। डेफिनेटिव कोरोबोरेशन तो फोरेंसिक से ही हो पाएगी, और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई? जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है, वो एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे, ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे, जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती, तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। 8 हैं। हाँ जी। कहाँ के हैं, बने मैन्युफैक्चर, क्या मतलब? ये इम्पोर्टेड हैं, तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बोलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। नहीं, ये फतेहाबाद रुके, क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे, और काफ़ी इन्होंने अपने हाइड आउट्स बदले, काफ़ी और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी, इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। सर, मनप्रीत मन्नू कहाँ पर है? वो मतलब वहाँ से कहाँ से भागे? मतलब एक्चुअली इनके साथ तक कहाँ तक था? मुंद्रा पोर्ट तक था या वहाँ? नहीं, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा फासले के बाद अलग हो गए। ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोग गोल्डी बरार से कनेक्ट थे? शूटर्स कितने? दोनों मॉड्यूल गोल्डी बरार से कनेक्टेड थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आ रही थी। किस चीज से बात कर रहे थे? ऐप से या ये इंटरनल चीज है, ये हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। सर, एक चीज और ये जानना चाहता हूं, क्योंकि शूटर अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग गैंग से ये लोग, प्रियव्रत फौजी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था या कैसे? उसका एक आगे एसोसिएट है, उसके थ्रू 2 शूटर थे, मोनू डागर के थ्रू 2 शूटर अलग थे। एक जो पेयर था पंजाब वाले शूटर्स का, वो अलग था। तो 3 मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलेरो वाला मॉड्यूल है वह प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था।
तो आपको पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उससे मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और पंजाब पुलिस शूटर्स को आपने फाइनली अरेस्ट किया, तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाते? क्या यही अलग अलग स्टेट के लिया था, अलग अलग अरेस्ट कर तो लिए, क्यों नहीं? वो आपको क्रेडिट मिला, क्यों नहीं अरेस्ट, मतलब क्या दिक्कत किया? नहीं, कुछ दिन तो लगते ही अरेस्ट करने में। सूत्रों को पैसे मिले थे आज की बंदे जो उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, क्या उनको पैसे दिए गए थे? कितना पैसा मिला? अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने एस्टेब्लिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कंक्लूसिव नहीं है तो इसलिए हम अभी आपसे वो एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ बदला ही लेना था जो जिसकी विक्की की डेथ हुई थी, या कुछ और भी इनका था, कुछ जैसे बिजनेस इंडस्ट्री या कुछ अपना वर्चस्व के लिए जो करते हैं यूजुअली ये सब चीजें भी करते हैं, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बोला था, हम क्राइम के मोटिव पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो वाला केस सिर्फ नहीं है। स्पेशल सेल का जो मैंडेट है वो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना और एंटी टेरर एंगल को देखना, और हमारा होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के जब भी कोई अंजाम होता है तो हम आगे प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, ताकि हम वही चीज़ कल को राजधानी में ना हो, हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करी जा सके। तो हमारा मकसद जो होता है कि किसी ने भी किसी भी बड़े केस को अंजाम दिया है तो स्पेशल सेल उसको पकड़े एंड दे शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। क्या मोटिव था, नहीं था, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ऑलरेडी हम कमेंट सर, ये गोल्डी बरार से टच में थे, आपने बताया दोनों मॉड्यूल। लॉरेंस बिश्नोई कहाँ इनसे साथ में टच में था? या मास्टरमाइंड सर है, कि मास्टरमाइंड तो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार। हाँ, मतलब इन दोनों में मास्टरमाइंड किसको हम बोले? नहीं, ये हम ऑलरेडी, आप बार बार वही चीज़ क्यों सुनना चाहते हैं? हमने बोला है कि मास्टरमाइंड उसने एडमिट किया था है, लेकिन आगे उसने किसको टास्किंग करी, कैसे टास्किंग करी, क्या कोई बेल रिलीज हो रहा था, कोई साथी था या मुलाकात में बोला? तो ये क्या दिल्ली बोला? पुलिस के स्पेशल सेल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2 शूटर समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी तमाम बातें बताई गई हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मूसेवाला के हत्या करने के जो आरोपी हैं वो तैयार थे ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करने के लिए मूसेवाला के खिलाफ, यानी कि इतनी लंबी चौड़ी तैयारी थी। ग्रेनेड के इस्तेमाल की बात यहां पर दूसरी बार आई है। आपको याद होगा पंजाब के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर हमला हुआ था, वहां पर भी ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ था। तो बात पर ग्रेनेड का इस्तेमाल और उसका जिक्र यहां होना, ये एक बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। परवाणु, जो कि सोलन में एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर टीटीआर रिजॉर्ट परवाणु में केबल कार में मैकेनिकल फॉल्ट आने की वजह से वो 2 घंटे से ज्यादा वहां पर फंसी रही, जिसमें करीब 11 लोग मौजूद थे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, अभी की स्थिति क्या है? तो नहीं हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ या नहीं, लेकिन जो सूचना मिल रही है उसमें ये मिल रही है कि 11 लोग थे, करीब 10 तो नीचे लाए जा चुके हैं, एक अभी भी उनको भी नीचे के रास्ते लाया जा रहा है। तो कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की सूचना मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन शुक्र की खबर ये है कि सारे लोग ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाले हैं। अभी यही सूचना और जानकारी मिल रही है, क्योंकि हम लोग जिस लोकेशन पे हैं वहां से रोपवे दूर है, एनडीआरएफ राहत बचाव का काम कर रही है और थोड़ी देर में नीचे से लोग जो है जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां भी आ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के आने का इंतजार हो रहा है, उनके आने के बाद ही औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 11 लोग थे तो 10 से करीब लोग नीचे आ चुके हैं, एक को लाने की प्रक्रिया जारी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, तो उससे पहले ही जो है उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। उमाशंकर सिंह के पास अब चलते हैं। राहुल गांधी से आज एक बार फिर से ईडी ने पूछताछ की है। 11 बजे के करीब वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, लेकिन इसको लेकर के अब एक कांग्रेस की एक मार्च हो रही है। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी उमा जी, हमें बताएं ये मार्च कहां तक जा रही है, क्या संदेश है?
जी देखिए संकेत, ये संसद भवन से कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो निकला है। मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मार्च है अभी संसद भवन निकला है और ये राष्ट्रपति को मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक 5 नेताओं को इजाज़त दी गई है राष्ट्रपति के पास अपना ज्ञापन देने के लिए। और ये जो ज्ञापन है वो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से राहुल गांधी से ईडी की लगातार चौथे दिन पूछताछ आज चली है, उसके खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो बदले की कार्रवाई के तहत एक दुर्भावना के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और दूसरा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जो अपने हाथ में लिया है वो है जो अग्निपथ योजना है उसकी वापसी की मांग। तो इन दोनों मांगों के साथ ये कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से मार्च करके राष्ट्रपति भवन तक जा रहे हैं। 5 बजे का जो वक्त है वो राष्ट्रपति से मिलने का है और इसलिए अभी 4:40-42 हो रहे हैं। 10 मिनट का यहाँ से पैदल का रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बगल में अधीर रंजन चौधरी, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के नेता, ये तमाम जो लोग हैं वो इस मार्च को करते हुए जा रहे हैं। तो कांग्रेस जो लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, खासतौर पे राहुल गांधी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कल से कांग्रेस ने जंतर मंतर पर एक सत्याग्रह भी शुरू किया, जिसमें उसने कहा कि जो अग्निपथ योजना है वो युवाओं को बरगलाने की योजना है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखनी शुरू की और आज जो कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है उसमें दोनों मुद्दों को कांग्रेस ने शामिल किया है। संकेत जी, तो यहाँ पर संसद भवन से चल के राष्ट्रपति भवन तक जाके और राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन देंगे कांग्रेस की ये जो डेलीगेशन है वो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, उमाशंकर सिंह भी जो दिखा रहे थे। कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन पैदल मार्च करके जा रहा है। रायसीना हिल पर वो जाएंगे और राष्ट्रपति भवन के अंदर जाके और अपना ज्ञापन दे करके आएंगे। 2 मुद्दे हैं, एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय में जहां पर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, और दूसरा अग्निपथ। इन दोनों को लेकर, इन दोनों को मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी अपना एक डेलीगेशन लेकर के जा रही है। कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं पत्रकार मल्लिकार्जुन खड़गे से, आइए सुनते हैं। भाई साहब मना कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रहा। आगे बात करेंगे बताएंगे ना। उमाशंकर सिंह के पास एक बार फिर से जाते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी अगुवाई में ये मार्च आगे बढ़ रही है। उमाशंकर सिंह जी, और क्या जानकारी आप दे सकते हैं? ज्ञापन में क्या बोला है? जी देखिए, हम बिट्टू से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आप लोगों की मांग और कितने लोग जाएंगे राष्ट्रपति के? वहाँ तो राष्ट्रपति जी से जितनी कोशिश करेंगे जाने की, वहाँ आपको पता है कोविड प्रोटोकॉल है और है, लेकिन सीनियर लीडर जाने देंगे। पर 2 हमारे मेन जो मेमोरेंडम है देने के लिए, पहला है हमारा जो ये आर्मी की बिल्कुल ही जो आज देश जल रहा है उसके बारे में भी जल्दी वापस लीजिए और पार्लियामेंट के अंदर इसे रखिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, उसके बाद जो निकल के आए बिल लाइए। जो ये देश में आग लगी है, और वो भी यार आपने कभी देखा अभी प्राइम मिनिस्टर का, तो जाहिर सी बात है कि चैनल पे बयान अभी प्राइम मिनिस्टर का आया, अभी जो ये स्कीम है ठीक है, इसका आज गुस्सा है, ये लोगों को गलत लग रही है। तो आप संसद में जोर से उठाएंगे, जैसे किसान मुद्दे पे आपने संसद के भवन मैंने कहा जी ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि पंजाब में तो हम किसान का बेटा ही फौज में जाता है, गरीब का बेटा ही बॉर्डर पे, तो हमने रक्षा करनी है ना, हमें पता है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं जो इलीगल डिटेंशन की है, एमपीओ को ये बोल के भी हम आपको बस में एआईसीसी छोड़ रहे हैं और लेके अलग अलग पुलिस स्टेशनों 12 घंटे मेंबर पार्लियामेंट अगर लापता हो जाए तो उसका पता ही न लगे भी कौन से पुलिस कहां उठा के लेगी। ये 2 चीजें हैं राष्ट्रपति के सामने आज राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर। देखो राहुल गांधी देश है, राहुल गांधी का देश से जुड़ा ही सब कुछ है और राहुल गांधी का खुद का कुछ नहीं है, वो देश के साथ है। तो संकेत, जैसा कि रमनीत सिंह बिट्टू बता रहे हैं कि 2 मुद्दे हैं जिनको लेकर जा रहे हैं। जो हमारी जानकारी है 5 नेताओं को इजाजत दी गई है, 7 नेता को। कौन कौन?
जी, ऑडियो कनेक्शन टूट गया है, वापस स्थापित करने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। कांग्रेस का एक डेलीगेशन है, एक प्रतिनिधि दल, जो कि अब चल करके जा रहा है संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक। ये पूरा एक ग्रुप, एक जत्था कांग्रेस का दो मुख्य मांग लेकर के जा रहा है। मांग नंबर 1, अग्निपथ योजना को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज करना, और मांग नंबर 2, राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगाया है कांग्रेस ने, वो ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का गलत इस्तेमाल हो रहा है उनके खिलाफ। नेशनल हेराल्ड मांगा। तो कांग्रेस का ये प्रतिनिधिमंडल अब कूच कर रहा है। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं, जब वो विजय चौक पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब से कुछ ही देर में वो राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन देंगे। और दो मुख्य मांग हैं उनकी। एक, जो कह रहे हैं कि ईडी ने गलत कार्रवाई की है, ऐसा उनका कहना है राहुल गांधी के खिलाफ। और दूसरा, अग्निपथ योजना पर वो एक रीलुक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उसके बारे में सोचे और देखे।